Good morning, India. Monday to Friday. बैक टू बैक क्लासेस Live from studio. हम डिटेल से देखते हैं क्या क्या विशेषताएं कि कार्बन का संकेत होता है C, इसकी परमाणु संख्या होती है 6, इसका संयोगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 4, क्योंकि 6 को हम तोड़ेंगे तो ये किस में टूटेगा 2 और 4 में, और जो बाहरी कक्ष वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वही संयोग कर सकते हैं, इसलिए संयोगी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4। अब यहाँ पे एक बीच में एक लाइन है कि इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास जो है वह 1s2 2s2 2p2, ये हमको याद रखना है, इसको याद कर लेना है। क्यों? क्योंकि ये बड़ी क्लास की चीज़ है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं किसी भी परमाणु का तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, ये पूरी सीरीज होती है जो जिसके हिसाब से हम याद रखते हैं। तो अभी के लिए याद कर लो, क्योंकि कार्बन के कितने परमाणु हैं 6, तो 1s में 2, 2s में 2 और 2p में 2, तो 2 2 कितने हो गए 2 2 2 प्लस 2 प्लस 2 हो गए 6। तो इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। उसके बाद हम बात करें तो ये कार्बन परमाणु है और 4 दूसरे परमाणुओं के साथ ये जुड़ा तो इसने बंध का निर्माण किया। इन बंध का जो कोण होता है वो 109.5 डिग्री होता है या फिर 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, और जो कार्बन होता है वो केंद्र में होता है और बाकी जो चारों परमाणु हैं वो इससे जुड़े हुए होते हैं बंधों की सहायता से। तो कार्बन की ज्यामिति समचतुष्फलकीय होती है। इसने ये जो ज्यामिति बनाई, ये जो आकृति बनाई, ये है समचतुष्फलकीय। मतलब इसमें सम यानी समान, चतुर यानी क्या होता है 4, और फलकीय मतलब सतह, मतलब ये 4 सतहें बनाता है एक जैसी। इसको हम देखें तो एक सतह नीचे वाली हो गई और 3 इसके आसपास की सतह हो गई, इसलिए 4 समचतुष्फलकीय होता है, जिसमें चारों संयोजकताएं, जो चारों संयोजी परमाणु हैं वो एक समचतुष्फलकीय के चारों कोनों की तरफ निर्देशित रहती है। मतलब क्या है कि ये जो चारों परमाणु हैं, ये जो फलके हैं इसके चारों कोनों पे है। उसके बाद जो कार्बन है वो समचतुष्फलक के केंद्र में स्थित रहता है, कार्बन केंद्र में स्थित रहेगा, और मध्य जो बंध कोण है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। अब यहाँ पे जो कोण क्या है, कोण का क्या मतलब है कि दो निकटवर्ती बंधों के मध्य कोण को हम बंध कोण कहते हैं, जो कि 109 डिग्री 28 मिनट का है, और जो आकृति है वो समचतुष्फलकीय है। तो कार्बन से हम अगर 4 हाइड्रोजन के परमाणु लगा दें तो कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन के परमाणु इस तरह लगेंगे जब, तो ये क्या है CH4 है, और CH4 क्या होता है मेथेन होता है। ये क्या है मेथेन, तो ये मेथेन क्या करती है CH4, जहाँ पे 4 हाइड्रोजन के परमाणु एक दूसरे से कार्बन के साथ लगे हुए हैं और इनके बीच का जो कोण होता है वो 109 डिग्री और 28 मिनट का होता है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। अगली विशेषता की बात करते हैं तो कार्बन की जो अगली विशेषता है वो है श्रृंखलन। श्रृंखलन का क्या मतलब है कि कार्बन दूसरे परमाणुओं के साथ जुड़ के एक श्रृंखला बना सकता है, एक लंबी श्रृंखला बना सकता है। वो श्रृंखला, उसमें शाखाएं भी हो सकती है तो वो शाखित श्रृंखला कहलाएगी, उसमें शाखाएं नहीं होगी तो अशाखीय, या फिर चक्रीय यौगिक भी बना सकता है, मतलब गोल तत्व भी बना सकता है। क्योंकि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन से मान लो दूसरा कुछ जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया, एक और कार्बन जुड़ गया, एक और कार्बन जुड़ गया, तो इस तरह से ये लंबी श्रृंखला बना सकता है, और इससे आगे कार्बन जुड़ गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं श्रृंखलन या फिर केटिनेशन। तो ये कार्बन का गुण है। तो कार्बन परमाणुओं में एक विशेष गुण होता है कि कार्बन कार्बन से जुड़कर शाखित, अशाखित और चक्रीय यौगिकों का निर्माण कर सकता है। कार्बन के इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। उदाहरण के लिए हम देखें तो अगर इस यौगिक को हम देखें तो एक कार्बन कितने सारों के साथ जुड़ा हुआ है,
2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, चारों कार्बन आपस से जुड़े हुए हैं और एक श्रृंखला बना रहे हैं। इधर बात करें तो ये चक्रीय श्रृंखला बना रहे हैं, चक्र में जुड़े हुए हैं। अगर और आगे बात करें तो इन्होंने देखो एक दूसरे के ऊपर शाखाएं भी लगा ली, तो ये किसी भी तरह एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, तो इसी गुण को हम श्रृंखलन नाम देते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है और ये परिभाषा बहुत बार आती भी है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। प्रश्न आता है कि श्रृंखलन क्या है, तो कार्बन परमाणु का ऐसा गुण है जिसमें कार्बन दूसरे कार्बन परमाणु के साथ जुड़ सकता है, वो शाखा में जुड़ सकता है, वो चक्र में जुड़ सकता है और वो शाखा का निर्माण नहीं भी कर सकता। इस गुण को हम श्रृंखलन कहते हैं। अब देखते हैं कुछ और बातें कि कार्बन परमाणु के साथ जुड़कर एकल, द्वि और त्रिबंध बना सकता है। एकल का मतलब सारे जो बंध है वो एक ही होंगे, द्विबंध का मतलब 2 बंध होंगे इस तरह का बंध, और त्रिबंध का मतलब 3 बंध। तो जब एक बंध रहेगा तो उसको हम बोलते हैं एल्केन, याद रखना एल्केन, क्या नाम रहेगा, एल्केन। जब द्विबंध बनाएगा तो उसको हम बोलेंगे एल्कीन। जब 3 बंध बना लेगा तो उसको हम क्या नाम देते हैं, एल्काइन। जैसे सबकी गुण अलग अलग होते हैं तो उनको हम नाम देते हैं, उसी तरह कार्बन के इस गुण के कारण इसको हम नाम देते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एक बंध में एल्केन, द्विबंध में एल्कीन और त्रिबंध में एल्काइन। समझ में आ गया। तो कार्बन परमाणु का ये भी गुण है कि वो दूसरे कार्बन परमाणु के साथ एक बंध भी बना सकता है, मतलब सिंगल बंध, 2 बंध मतलब सी के बीच में 2 बंध, और 3 बंध का मतलब सी के बीच में 3 बंध, मतलब कार्बन के बीच में 3 बंध। तो इसी को एक बनाया तो एल्केन नाम दिया, 2 बनाया तो एल्कीन और 3 बनाया तो एल्काइन नाम दिया। तो ये भी कार्बन परमाणु का एक गुण हो गया। उसके बाद बात करते हैं, ये विशेषताएं खत्म हुई कार्बन की। अब इसके बाद बात करते हैं हाइड्रोकार्बन और इसका वर्गीकरण। तो अब यहाँ पे इस नाम को समझो, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन 2 तत्वों से, 2 यौगिकों से मिलकर बना हुआ है या 2 अणुओं से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन और कार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो भी यौगिक बनेगा उसको हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। अब इन्हीं हाइड्रोकार्बन को इस पाठ में हम पढ़ेंगे और इनको वर्गीकृत करेंगे। तो हमने एक चीज समझी कि कार्बन जो है वो लंबी बिना शाखा वाली श्रृंखला भी बना सकता है, शाखा वाली भी बना सकता है और चक्रीय भी बना सकता है। तो इन्हीं के आधार पर हम इसको वर्गीकृत करेंगे। जैसे हम समझते हैं कि सबसे पहले हाइड्रोकार्बन का मतलब कि कार्बन तथा हाइड्रोजन से निर्मित यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। मतलब ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। तो इसमें देखो CH4 में हाइड्रोजन कार्बन है, C2H6 में भी कार्बन और हाइड्रोजन है, C2H4 में भी कार्बन और हाइड्रोजन है। तो ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन है। जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन है वो हाइड्रोकार्बन है। अब इसके वर्गीकरण की बात करते हैं। तो ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ये बिना शाखा वाला भी हो सकता है, तो उसको अलग नाम दे देंगे। जो शाखा वाला होगा उसको हम अलग नाम दे देंगे। ठीक है बच्चों। और उसी तरह जिसमें एक बंध होगा उसको हम अलग नाम देंगे, द्विबंध वाले को अलग नाम देंगे, त्रिबंध वाले को अलग नाम देंगे। उसी तरह जो चक्रीय होगा उसको हम अलग नाम देंगे, जो चक्र बनाएगा। जैसे कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा, फिर तीसरे से, फिर चौथे से, इस तरह चक्र की आकृति बना रहा है, तो इसको हम अलग नाम देंगे। तो उन्हीं के आधार पर इसको वर्गीकृत किया जाता है। तो वो हम समझते हैं कि उसका वर्गीकरण क्या है। तो ये महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना और देखना। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अचक्रीय हाइड्रोकार्बन की। 2 भागों में इसको बांटेंगे, एक तो अचक्रीय हाइड्रोकार्बन, दूसरा चक्रीय हाइड्रोकार्बन। चक्रीय में चक्र की आकृति बनाएगा गोल गोल, जबकि अचक्रीय में लंबी श्रृंखला बनाएगा। तो अचक्रीय हाइड्रोकार्बन और चक्रीय हाइड्रोकार्बन। चक्रीय हाइड्रोकार्बन को हम समव्रत श्रृंखला बोलते हैं। समव्रत का मतलब व्रत जो होता है वो गोल होता है चक्र की तरह, इसलिए इनको समव्रत श्रृंखला नाम दिया गया।
जबकि अचक्रीय जो होते हैं वो लंबे होते हैं, तो इनको विवृत श्रृंखला नाम दिया गया। तो हाइड्रोकार्बन को दो तरह से हमने बांटा, विवृत और सवृत। सवृत मतलब चक्र बना रहा है इसलिए चक्रीय, और विवृत मतलब अचक्रीय। इनका अंग्रेजी में एक और नाम होता है एलिफेटिक और वलय युक्त, या फिर इनको वलय युक्त मतलब गोल जो वलय बनाते हैं उस तरह से इनको नाम दिया गया, जबकि इसको अंग्रेजी में एलिफेटिक बोलते हैं, एलिफेटिक यौगिक। ठीक है, तो इसके बस नाम है, 3 नाम है, तीनों नाम हमको ध्यान रखना है, कोई भी प्रश्न आ सकता है। तो हाइड्रोकार्बन को हमने 2 भागों में बांटा, अचक्रीय और चक्रीय। अब अचक्रीय भी 2 तरह के होते हैं। अब अचक्रीय में क्या हो सकता है कि एक होते हैं संतृप्त और दूसरे होते हैं असंतृप्त। संतृप्त का मतलब होता है जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एक ही बंध हो, केवल एक बंध हो, वो होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ऐसे कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है। कौन सा बंध होता है? एकल बंध। जबकि असंतृप्त है तो इसमें एकल बंध नहीं होगा, क्या होगा? या तो द्विबंध होगा या त्रिबंध होगा। तो द्विबंध और त्रिबंध के आधार पर इसको फिर से विभाजित कर देते हैं। जो द्विबंध वाला है उसको हम बोलते हैं एल्कीन, और त्रिबंध वाले को बोलते हैं एल्काइन। तो एल्कीन में बस नाम है, ध्यान रखना है, नाम है। एल्कीन में कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध होता है, जबकि एल्काइन में कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध होता है। इसके उदाहरण है एथीन, प्रोपीन, और इसके उदाहरण है एसिटिलीन, प्रोपाइन। ये सब उदाहरण याद हो जाएंगे अगर आप मेरे से पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं तो। इसको अभी उदाहरण को नहीं भी ध्यान रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ध्यान रखो कि हाइड्रोकार्बन को अचक्रीय और चक्रीय में बांटा। अचक्रीय को बंध के आधार पर बांटा, एक जिसमें एक बंध होता है उसको संतृप्त, और जिसको द्वि या त्रिबंध होते हैं उसको असंतृप्त। अब द्विबंध वाले को एल्कीन और त्रिबंध वाले को एल्काइन। तो ये इधर वाला भाग हो गया पूरा कंप्लीट। अब चक्रीय वाले में आ जाओ। चक्रीय वाले में भी क्या होता है कि अगर इस चक्र में सारे बंध एकल बंध है तो उसको बोलते हैं हम एलिसाइक्लिक। क्या बोलते हैं? एलिसाइक्लिक। दोबारा मैं बोलता हूँ कि ये चक्र है, तो इस चक्र में अगर एकल बंध है सारे तो उनको हम बोलेंगे एलिसाइक्लिक यौगिक। और अगर इस चक्र में द्विबंध आ जाता है तो उसको हम बोलेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इनकी विशेषताएं क्या होती है कि जब इसमें सारे बंध एकल बंध होते हैं तो ये जब जलता है तो ये बिना धुएं की ज्वाला के साथ जलते हैं। जब इनको जलाएंगे तो इनमें कुछ धुआं नहीं निकलेगा। जबकि हम एरोमेटिक की बात करें तो जब इनको जलाएंगे तो काले धुएं के साथ ये जलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये उदाहरण देखो कि इसमें जो है द्विबंध है इसलिए ये एरोमेटिक है, और ये है एलिसाइक्लिक यौगिक। तो ये इसका पूरा वर्गीकरण है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ में नहीं आई होगी आपको कि जलाना कैसे है, क्या होता है। तो जैसे हम कोई भी चीज़ होगी, जैसे लकड़ी है तो लकड़ी में भी क्या होता है? कार्बन होता है। जो भी हम चीज़ें जलाते हैं, जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल क्या है? कार्बन का यौगिक है। तो कोयला है, कोयला भी कार्बन का यौगिक है। तो ये सब कार्बन से बने पदार्थ हैं। तो यही इसकी विशेषता है कि जब सारे बंध इसमें एकल बंध होंगे तो ये एलिसाइक्लिक यौगिक होगा और ये बिना धुएं के साथ जलेगा। जबकि मान लो पेट्रोल धुएं के साथ जल रहा है तो वो कौन सी श्रेणी में आएगा? वो आएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में, क्योंकि वो काले धुएं के साथ जल रहा है। तो इस तरह से ये चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। तो बच्चों ये वर्गीकरण आपको समझ में आना चाहिए। पूरा याद कर लेना इस चार्ट को कि अनसंतृप्त संतृप्त क्या होते हैं। बहुत आसान है, एक बार इसका लिख के 3 बार भी आप कॉपी में बनाओगे तो ये आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ मैं आपसे प्रश्न करूँगा, आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर मुझे दे सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे देखो कि ये जो कार्बन यौगिक है ये किस तरह का यौगिक है, इसका नाम मुझे बताइए। तो इसमें देखो सारे एकल बंध हैं और सारे एकल बंध है, कोई चक्र नहीं बना रहा। तो अचक्रीय में एकल बंध वाला कौन सा था? वो कौन सा था? एल्केन था। एल्केन था। एल्केन को हमने क्या बोला था? संतृप्त हाइड्रोकार्बन।
इस वाले को देखो तो इसमें द्विबंध आ गया और चक्र नहीं बना रहा, मतलब अचक्रीय में द्विबंध है तो एल्कीन है, और एल्कीन में कौन सा वाला है, असंतृप्त में एल्कीन वाला है। इसको भी अगर हम देखेंगे तो इसमें भी देखो कोई चक्र नहीं बना रहा है, और कोई चक्र नहीं बना रहा है तो कौन सा वाला है, इसमें कौन सा बंध है, द्विबंध, तो ये भी क्या है, एल्कीन का उदाहरण है। इस वाले को देखो, ये चक्र की आकृति फॉर्म कर रहा है, तो चक्रीय में हमने क्या देखा था कि चक्रीय में भी इसमें बंध है, तो ये कौन सा है, एरोमेटिक वाला, मतलब ये धुएं के साथ जलेगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इस वाले को देखो तो इसमें चक्र की आकृति है पर इसमें कोई भी द्विबंध नहीं है, मतलब ये क्या है, एलिसाइक्लिक है। एलिसाइक्लिक में मतलब इसमें कोई भी धुआं उत्पन्न नहीं होगा। देखा था ना हमने कि ये एलिसाइक्लिक होता है, इसमें कोई धुआं उत्पन्न नहीं होता है।